नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षावाणी का 16वां संस्करण यहाँ पर पढ़ा रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, इस किताब के अंतर्गत हमने दो सीरीज़ शुरू करी थी। एक तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन और दूसरा जो इसमें चैप्टर दिए गए थे, यानी कि अध्यायवार हम चैप्टरों को यहाँ पर करा रहे थे। देखिए फ्रेंड, इस सीरीज़ के अंतर्गत आज जो टॉपिक है उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, इसका अगला भाग हम यहाँ पर लेके आए हैं। जिन भी लोगों के यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लास में जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इससे पहले की क्लास में हमने लास्ट चंद्रवंश पढ़ा था, जिसमें चंद्रवंश की स्थापत्य कला को लेकर यहाँ पर लास्ट पॉइंट हुआ था कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर उद्योगचंद ने बनवाए थे, जो कि चंदों द्वारा बनवाए गए महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक हैं। इसी प्रकार कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भी ज्ञानचंद सेकंड द्वारा करवाया गया था। मल्ला महल रुद्रचंद ने बनवाया था। पिथौरागढ़ में थल में एलोरा के समान जो मंदिर बनवाए थे ये बाज बहादुर चंद ने बनवाए थे। ये सब कुछ हो गया था। आज जो हम पढ़ेंगे, आज परमार वंश से लेकर यहाँ पर क्वेश्चनों को देखेंगे, यानी कि जो परीक्षावाणी के अंतर्गत परमार वंश का यहाँ पर शासन दिया गया है उसको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, परमार वंश वैसे तो सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। जिन्होंने उत्तराखंड का इतिहास नहीं पढ़ा है उसके लिए मैंने एक सीरीज चलाई है, डॉक्टर अजय सिंह रावत की, जो उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास पुस्तक है। तो उस किताब के अंतर्गत मैंने क्लासें पढ़ाई थी। जिन्होंने वो सीरीज़ नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ पर मैंने चंद्रवंश पढ़ाया है। और अब परमार वंश को भी डिटेल में शुरू करवाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसे कि गढ़वाल का परमार वंश की स्थापना की अगर बात करें तो परमार वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, परमार वंश की स्थापना राजा कनकपाल द्वारा की गई थी। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। जो कनकपाल था वो धार नगरी गुजरात से आया था। कई लोग इसको गुर्जर प्रदेश या मालवा क्षेत्र से मानते हैं कि मालवा क्षेत्र से ये उत्तराखंड आया था, क्योंकि जो मालवा क्षेत्र है, धार नगरी है और राजस्थान वाला क्षेत्र है, वो कभी एक रियासत हुआ करता था, एक राजवंश के अधीन हुआ करता था। तो वहीं का कोई शासक था, कनकपाल कोई व्यक्ति था। जब वो गढ़वाल का भ्रमण करता है तो गढ़वाल में जो चांदपुर गढ़ है वहाँ का शासक है भानु प्रताप। वो अपनी पुत्री से इस कनकपाल की शादी करवाता है, और इस प्रकार से चांदपुर गढ़ी में परमार वंश की स्थापना होती है। इसमें पहला पॉइंट है, 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में कई छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं यानी कि खस राजा जो हुए हैं उनका शासन रहा है, और सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़िया किले बना लिए थे। यानी कि जैसे ही भारत में, इससे पहले मैंने लास्ट बताया था, भारत में हर्षवर्धन की सत्ता समाप्त होती है, उसके बाद कत्यूरी अपना शासन करते हैं। कत्यूरों के बाद चंद्रवंश की भी स्थापना होती है, और कत्यूरों के समकालीन जो गढ़वाल के परमार शासक हैं उनकी भी स्थापना होती है। परमार वंश की स्थापना 888 से लेकर या फिर 688 से लेकर 1949 तक इन्होंने शासन किया है। शुरुआत में जो परमार शासक हुए हैं वो छोटे छोटे गढ़ों के अंदर काम करते थे, यानी कि एक पर्टिकुलर इनका एक गढ़ था चांदपुर गढ़। तो यहीं का एक शासक हुआ करता था भानु प्रताप, जो कनकपाल से अपनी पुत्री की शादी करवाता है, और गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना होती है। अगला पॉइंट है, गुर्जर देश से परमार वंशीय कनकपाल नामक युवक तीर्थाटन पर आया था, और गढ़ी राजा यानी कि गढ़वाल के शासक भानु प्रताप, जिसका अन्य नाम सोनपाल है, ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। जैसे कि मैंने बताया था, गढ़वाल में चांदपुर गढ़ का शासक है भानु प्रताप। ये अपनी पुत्री का विवाह करता है राजा कनकपाल से, या फिर जो कनकपाल भ्रमण के लिए या तीर्थ के लिए इस क्षेत्र में आया था तो उससे ही अपनी पुत्री की शादी करवाता है, और यही कनकपाल चांदपुरगढ़ में परमार वंश या परमार वंश की स्थापना करता है। इसी कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ी चमोली में परमार वंश की नींव रखी गई थी, जैसे कि मैंने बताया है। और 888 ईस्वी से 1949 तक परमार वंश में कुल 60 राजा हुए हैं टोटल। जैसे चंद्रवंश में हमने पढ़ा था 61 शासक हुए हैं, वैसे ही परमार वंश में 60 शासक हुए हैं। देखिए फ्रेंड, कई किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा कि परमार वंश की स्थापना 688 ईस्वी में हुई है, तो ये भी सही है, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इस वंश के जो 37वें राजा थे, राजा अजयपाल, इनके जो पूर्ववर्ती राजाओं के विषय में ठोस जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि इससे पहले के जो शासक हुए हैं इनकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। और 37वें शासक हुए हैं अजयपाल, इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है।
और अजयपाल ने अपने भुजबल यानी कि अपनी भुजाओं से, अपने शौर्य से लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त यानी कि जो 51 गढ़पति थे उनको जीत लिया और गढ़वाल भूमि का एकीकरण किया है। तो ये आपको याद रखना है, गढ़वाल का एकीकरण किसने किया है? तो राजा अजयपाल ने किया है, यानी कि पूरे गढ़वाल को जीतकर गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना वास्तव में किसने की है? तो अजयपाल ने की है। इसीलिए पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अजयपाल था, जो कि 37वें नंबर के शासक थे। नेक्स्ट है, इन्होंने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ बनाई थी 1512 ईस्वी में, और उसके बाद 1517 ईस्वी में श्रीनगर स्थापित की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ राजधानी अजयपाल द्वारा कब स्थापित की गई? तो 1512 ईस्वी में। और श्रीनगर कब स्थापित की गई? तो 1517 ईस्वी में। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण करवाया, यानी कि एक महल बनवाया, और उसमें अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा भी स्थापित की, यानी कि अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर भी देवलगढ़ में स्थापित करवाया है 37वें शासक अजयपाल ने। नेक्स्ट पॉइंट है, देवलगढ़ में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में कानों में कुंडल पहने, सर पर पगड़ी बांधे हुए एक चित्र प्राप्त हुआ है, जो गोरखनाथ पंथ के अनुयायी होने का द्योतक है। यानी कि इनका जो चित्र प्राप्त हुआ है ये गोरखनाथ पंथ के अनुयायी होने का प्रमाण देता है, इसीलिए अजयपाल को गोरखनाथ पंथ का अनुयायी मानते हैं और इनको आदिनाथ भी कहा गया है। आदिनाथ इन्हीं का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। और देवलगढ़ से अजयपाल की कैसी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पद्मासन मुद्रा में इनकी मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें कानों में कुंडल पहने हैं और सर में पगड़ी बांधे हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, परमार वंश के जो 42वें शासक सहजपाल, ये अकबर के समकालीन शासक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन शासक कौन थे? तो राजा सहजपाल थे। सहजपाल के शासनकाल में ही मुगल बादशाह अकबर ने गंगा नदी के उद्गम स्थल का पता लगाने के लिए गढ़वाल में एक सर्वेक्षण दल भेजा था। देखिए फ्रेंड, जो मुगल बादशाह अकबर थे, यानी कि उस समय भारत के अंदर मुगलों का शासन था, और जो बादशाह अकबर थे उनके रसोई घर में हरिद्वार से गंगा जल ले जाया जाता था, उसका प्रयोग होता था। अकबर जो अपनी रसोई में जल का प्रयोग करता था वो गंगा जल होता था। एकमात्र बादशाह हुए हैं जिनकी रसोई में गंगा जल प्रयोग होता था। इनकी जो सिपाही होते थे वो हरिद्वार आते थे बड़ी बड़ी घंटियों में या बड़े बड़े घड़ों में गंगा जल यहाँ से ले जाते थे। तो उसी समय अकबर ने अपना एक अन्वेषक दल भेजा, यानी कि रिसर्च टीम भेजी है कि गंगा का पता लगाओ, गंगा कहाँ से निकलती है। तो उस समय गढ़वाल में सहजपाल का शासन था। नेक्स्ट है, सहजपाल के बाद बलभद्र शाह परमार शासक बने, जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी थी। बलभद्र शाह के बाद यह उपाधि परंपरा के रूप में प्रचलित हो गई, यानी कि अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि तो लगाई है, परंतु इसको पारंपरिक बनाया है। तो वो कौन थे? बलभद्र शाह। जबकि इससे पहले एक व्यक्ति और हुए हैं, एक शासक और हुए हैं, कल्याणपाल। इन्होंने भी अपने नाम के अंत में शाह की उपाधि लगाई है, परंतु इन्होंने उसको पारंपरिक नहीं बनाया है। जो बलभद्र शाह थे इनके बाद से ही वो पारंपरिक उपाधि हो गई, यानी कि इनके बाद के जितने भी शासक आए तो सबने अपने नाम के अंत में शाह की उपाधि लगाई थी। तो ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि किसने जोड़ी? तो कल्याण शाह ने जोड़ी है। और पारंपरिक रूप से किसने जोड़ी है? तो बलभद्र शाह ने जोड़ी है, यानी कि इन्हीं के बाद सबने जोड़ी है। नेक्स्ट है, बलभद्र शाह के बाद मानसास ने शासन किया है, और इनके शासनकाल में कुमाऊं के शासकों ने 7 बार गढ़वाल पर असफल आक्रमण किए थे। ये भी आपको याद रखना है। कुमाऊं के शासक लक्ष्मीचंद ने 7 बार असफल आक्रमण के राजा मानसा के समय किए हैं, यानी कि गढ़वाल में मानसा का शासन था, मानसा के समय क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसा के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया था। देखिए फ्रेंड, जब गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यानी कि लक्ष्मीचंद और मानसा के मध्य लड़ाई होती है तो 7 बार लक्ष्मीचंद असफल आक्रमण करता है, और 8वीं बार में जो मानसा का सेनापति है नंदी, या फिर कहीं कहीं इसका अन्य नाम भी मिलता है खत्तर सिंह, तो खत्तर सिंह की हत्या करता है लक्ष्मीचंद का सेनापति गेंडा सिंह, उसका नाम है गेंडा सिंह। तो ये गेंडा सिंह खत्तर सिंह की हत्या करता है, जिस कारण कुमाऊं में पर्व मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, और कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि सेनापति नंदी थे और इन्होंने चंपावत को अपने अधिकार में भी लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसा के बाद 45वें शासक के रूप में श्यामशाह ने शासन किया है, और इनके नाम का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। देखिए फ्रेंड, जो श्यामशाह परमार थे यानी कि पंवार शासक श्यामशाह थे, ये मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन शासक थे, और जहांगीर की जो आत्मकथा है जहांगीरनामा, इसमें परमार शासक श्यामशाह का भी उल्लेख मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, किस परमार शासक का जहांगीरनामा में उल्लेख मिलता है? श्यामशाह का मिलता है। चंदों में पूछेगा तो लक्ष्मीचंद का मिलता है।
तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है श्याम शाह के बाद महिपति शाह शासक बने। गर्भभंजन की उपाधि वाले महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। देखिए फ्रेंड, श्याम शाह के बाद इनके चाचा महिपति शाह सर्वाधिक उम्र में शासक बनने वाले पहले परमार शासक है, जो 48 वर्ष की उम्र में शासक बने थे। क्योंकि श्याम शाह का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए इनके चाचा बने हैं महिपति शाह। और इनकी एक उपाधि थी गर्भभंजन। और महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया है। तो सर्वाधिक बार तिब्बत पर आक्रमण करने वाले शासक कौन है? तो महिपति शाह हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी, बनवारी दास, इनके 3 अद्वितीय सेनापति थे और कुमाऊं युद्ध में महिपति शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। देखिए फ्रेंड, जो माधो सिंह भंडारी थे, रिखोला लोधी थे, बनवारी दास थे, इसके अलावा बर्तवाल बंधु थे, जो बर्तवाल भाई थे। तो ये सारे सेनापति थे महिपति शाह के। और जो महिपति शाह है वो इतने सारे अपने जीवन में गलत काम करते हैं, तो पश्चाताप के लिए ये कुमाऊं के शासक तिरमल चंद को कहते हैं कि आप गढ़वाल पर आक्रमण कीजिए और मुझे युद्ध में पराजित कीजिए और मेरी हत्या कर दीजिए ताकि मुझे वीरगति प्राप्त हो सके। तो महिपति शाह किस युद्ध में मारे गए? तो आपको याद रखना है कोसी के युद्ध में, कोसी का युद्ध। तो कोसी का युद्ध होता है महिपति शाह और तिरमल चंद के मध्य, जो कि एक जानबूझ के लड़ा गया युद्ध था जिसमें महिपति शाह की हत्या हो जाती है। नेक्स्ट है महिपति शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र प्रतिपति शाह मां कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। तो जो प्रतिपति शाह थे, जब महिपति शाह की मृत्यु हुई तो ये 7 साल के थे। इनकी माता का नाम कर्णावती था, क्योंकि महिपति शाह की पत्नी थी। देखिए फ्रेंड, जब कर्णावती के हाथों में गढ़वाल का शासन रहता है और प्रतिपति शाह मात्र 7 साल के हैं, महिपति शाह की भी मृत्यु हो चुकी है, तो इसका फायदा उठाकर 1635 में मुगल बादशाह जो शाहजहां है वो अपने सेनापति नवाजत खां को गढ़वाल और दून घाटी पर आक्रमण के लिए भेजता है। और उस समय गढ़वाल की जो संरक्षिका है महारानी कर्णावती, जो कि प्रतिपति शाह की माता है, अपनी वीरता और सूझबूझ से मरने से बच गए मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कटवा देती है। क्योंकि जो मुगल सैनिक थे इनको पहाड़ों में युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं था, जिस कारण गढ़वाली सैनिकों को यहाँ पर फायदा मिलता है और कर्णावती इनके नाक और कान कटवाती है। इस कारण इनको नाक काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको नाक काटी रानी किसने कहा है? तो शिव प्रसाद डबराल ने कहा है, ये भी आपको याद रखना है, शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट है प्रतिपति शाह ने मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया, जिस कारण औरंगजेब नाराज हुआ था। ये आप लोग भी जानते होंगे कि जब दिल्ली के अंदर 1658-59 में उत्तराधिकार का युद्ध चलता है, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कैद करता है, अपने भाई दारा सिकोह और अन्य जो सौतेले भाई हैं उनकी हत्या कर देता है। और दारा सिकोह का जो पुत्र है सुलेमान सिकोह, ये भागकर गढ़वाल आता है, प्रतिपति शाह से शरण लेता है और प्रतिपति शाह इसको शरण देते हैं। क्योंकि जो गढ़वाल है वो कभी भी मुगलों के अधीन नहीं रहा है, जिस कारण इसको सबसे सुरक्षित गढ़वाल लगा और ये गढ़वाल आया। प्रतिपति शाह ने इसको शरण दी। औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को प्राप्त करने या पकड़ने के लिए जयसिंह के पुत्र राम सिंह को प्रतिपति शाह के दरबार में भेजा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को पकड़ने के लिए गढ़वाल किसे भेजा? तो जयसिंह के पुत्र राम सिंह को भेजा था। देखिए फ्रेंड, यही राम सिंह और प्रतिपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह मिलकर सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंप देते हैं, यानी कि इसको दिल्ली भेज देते हैं, जहाँ पर औरंगजेब इसकी हत्या कर देता है। यह घटना सुनने के बाद, यानी कि इस घटना के बाद प्रतिपति शाह अपने पुत्र मेदिनी शाह को राज्य से निकाल देता है, यानी कि देश निकाला दे देता है। और मेदिनी शाह भी दिल्ली जाता है, औरंगजेब के पास ही रहता है। तो मेदिनी शाह के कार्य से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने मुगल दरबार में मेदिनी शाह को मनसबदार नियुक्त किया, यानी कि एक अधिकारी की पोस्ट पर इसको नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है 1662 में दिल्ली में ही मेदिनी शाह की मृत्यु हो जाती है। इसकी खबर प्रतिपति शाह को औरंगजेब एक पत्र लिखकर पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिपति शाह ने अपने जीवन काल में ही अपने पौत्र फतेह शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, यानी कि मेदिनी शाह को देश निकाला देकर अपने पौत्र यानी कि मेदिनी शाह के पुत्र फतेह शाह को राजगद्दी पर बिठाया था। गढ़वाल की दुरुस्त भौगोलिक स्थितियों के कारण कई आक्रमणों के बावजूद यह क्षेत्र कभी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका। जैसा कि मैंने बताया है, गढ़वाल की भौगोलिक स्थितियां ऐसी थी कि जो मुगल सैनिक थे वो लड़ने में असमर्थ थे। जो फतेह शाह थे वो फतेह शाह बहुत प्रतापी और कला प्रेमी शासक थे और नाथ पंथ पर इनकी अटूट श्रद्धा थी। इन्होंने आक्रमण कर सिरमौर राज्य के पांवटा और जौनसार क्षेत्र को जीत लिया और गढ़वाल क्षेत्र में मिला दिया। देखिए फ्रेंड, जो फतेह शाह थे उनको गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं, गढ़वाल का शिवाजी की ही तरह इनकी भी घोड़े पर एक चित्र प्राप्त होता है जिस पर इनकी उम्र 33 वर्ष लिखी है, हाथों में शिवाजी की तरह तलवार है, जिस कारण इनको गढ़वाल का शिवाजी भी कहा गया है।
और इन्होंने सहारनपुर पर आक्रमण किया और अपने नाम से एक नगर बसाया, फतेहपुर नगर। तो फतेहपुर नगर सहारनपुर में किसने बसाया? तो फतेह शाह ने बसाया। देखिए फ्रेंड, जो फतेह शाह थे, चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त सेकंड, मुगल बादशाह अकबर, इनके समान फतेह शाह के दरबार में भी नवरत्न विराजते थे, यानी कि अपने अपने फील्ड के जो 9 एक्सपर्ट कवि थे, उसमें से सुरेशानंद बर्तवाल, खेतराम दसमाना, श्री रुद्रदत्त किमोठी, हरिदत्त नौटियाल, बासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, श्री कीर्तिराम कंठोला, हरिदत्त थपलियाल, ये सारे फतेह शाह के दरबार में विराजने वाले नवरत्न थे, यानी कि 9 कवि थे। ये भी आपको याद रखना है, किस पंवार शासक के दरबार में 9 कवि थे? तो फतेह शाह के दरबार में थे। नेक्स्ट पॉइंट है, फतेह शाह के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया। देखिए फ्रेंड, जो सिख गुरु राम राय थे वो देहरादून फतेह शाह के आमंत्रण पर आए और इन्होंने देहरादून में झंडा साहिब, जो झंडा दरबार है, उसकी स्थापना की थी। किसने? सिख गुरु राम राय ने। नेक्स्ट पॉइंट है, फतेह शाह के काल में एक युद्ध होता है, भेंगानी का युद्ध 1688 के अंदर। ये फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह एवं भीमचंद और फतेह शाह तथा अन्य सेनाओं के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी विजयी रहे थे। इस युद्ध का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह की जो आत्मकथा है विचित्र नाटक, उसमें मिलता है, विचित्र नाटक में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे, इनके पुत्र थे। प्रदीप शाह का जो शासनकाल था वो शांतिपूर्ण शासनकाल के लिए माना जाता है, और जो प्रदीप शाह का शासनकाल है इसको गढ़वाल और कुमाऊं के बीच अच्छे संबंध का शासनकाल भी माना जाता है, क्योंकि कुमाऊं में जो शासन कर रहे हैं वो कल्याणचंद कर रहे हैं, कल्याणचंद फोर्थ, और गढ़वाल में प्रदीप शाह है। और इसी समय कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण होता है 1743-44 के अंदर, और जो रोहिला सरदार हैं कुमाऊं को अपने अधिकार में लेते हैं। फिर कुमाऊं के शासक कल्याणचंद की मदद प्रदीप शाह करते हैं, जिस कारण इनके अच्छे संबंध हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1772 में ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे, ललित शाह। देखिए फ्रेंड, ललित शाह के समय जो कुमाऊं नरेश थे दीपचंद, उनके एक मंत्री हुए हैं हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, ललित शाह को कुमाऊं विजय के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप कुमाऊं आओ, कुमाऊं पर आक्रमण करो और कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लो, क्योंकि दीपचंद की मृत्यु हो चुकी है, इनकी हत्या हो चुकी है, और कुमाऊं में जो शासन कर रहा है मोहनचंद कर रहा है, और ये एक अत्याचारी शासक है जिसको हर्षदेव जोशी हटाना चाहता है, जिस कारण ललित शाह को न्योता देता है कि आप कुमाऊं आओ और कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लो। नेक्स्ट है, ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त कर अपने द्वितीय पुत्र यानी कि छोटे पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया, और कुमाऊं से गढ़वाल लौटते समय मलेरिया से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो किस पंवार शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई? तो ललित शाह की हुई है, और कहाँ पर हुई है? तो दुलड़ी में हुई है, दुलड़ी। ये भी आपको याद रखना है, दुलड़ी एक जगह है, यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ललित शाह के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी संभालते हैं, और छोटा पुत्र प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी संभालते हैं। जयकृत शाह अपने छोटे भाई प्रद्युम्न शाह से शत्रुता रखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पिता की हत्या के पीछे प्रद्युम्न शाह का हाथ है, और ये अपने भाई को कुमाऊं की गद्दी से हटाना चाहते थे। जिसके बाद प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण कर श्रीनगर को 3 वर्ष तक अपने अधिकार में लिया, और 3 वर्ष तक श्रीनगर पर शासन किया। उसके बाद कुमाऊं लौट गए। प्रद्युम्न के कुमाऊं लौटने के बाद जयकृत शाह ने पुनः गढ़वाल की सत्ता संभाली, लेकिन आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो किस परमार शासक की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में होती है? तो वो जयकृत शाह की मृत्यु होती है देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में। और जैसे ही जयकृत शाह की मृत्यु होती है, अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं से आकर 1786 में गढ़वाल की सत्ता संभाल ली और कुमाऊं की गद्दी को त्याग दिया। लेकिन छोटे भाई पराक्रम शाह के कुचक्र के कारण गढ़वाल की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। इनका जो छोटा भाई था वो भी चाहता था कि मैं राजा बनूं, वो भी अपने बड़े भाई के खिलाफ षड्यंत्र करता रहता था, और इसी आंतरिक कलह का लाभ उठाकर 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। लेकिन जो लंगूरगढ़ है यहाँ पर प्रद्युम्न शाह ने उनको परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद 1792 में एक संधि होती है जिसको लंगूरगढ़ की संधि के नाम से जाना जाता है, और प्रद्युम्न शाह ने राजा को पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखाओं को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष देते रहने का वचन दिया, जिससे वे पुनः आक्रमण न कर सकें। यानी कि संधि के तहत 25,000 रुपये प्रद्युम्न शाह ने टैक्स देना स्वीकार किया गोरखे शासकों को, ताकि वो दोबारा आक्रमण न कर सकें। लेकिन गढ़वाल में एक भूकंप आता है 1803 के अंदर। आंतरिक गुटबंदी, राजा पर मंत्रियों का वर्चस्व, गृह युद्ध को देखते हुए फरवरी 1803 में
अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौधरी के नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर काफ़ी मारकाट की और इसके काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। यानी कि जब 1803 में भूकंप आता है, आंतरिक गुटबंदी होती है, इसका फ़ायदा उठाकर अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौधरी के नेतृत्व में नेपाली सेना पुनः गढ़वाल पर आक्रमण करती है और इसको अपने अधिकार में ले लेती है। जो प्रद्युमन शाह थे वो गढ़वाल से मैदान की ओर भाग गए थे, गढ़वाल से मैदान की ओर चले गए थे और मैदान की ओर वो सहारनपुर पहुंचते हैं। अपना आभूषण और बहुमूल्य सिंहासन बेचकर सेना को पुनः संगठित करते हैं। इसके बाद एक निर्णायक युद्ध होता है 14 मई 1804 को, जिसको देहरादून के खुड़बड़ा के मैदान में लड़ा जाता है और खुड़बड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में गोरखाओं से प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि इनकी अंततः मृत्यु हो जाती है और गढ़वाल का जो क्षेत्र है या गढ़वाल राज्य है गोरखों के अधीन चले जाता है। प्रद्युमन शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया और जबकि जो दूसरा पुत्र था सुदर्शन शाह वो हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, सुदर्शन शाह की मांग पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी। क्योंकि जो सुदर्शन शाह थे वो हमेशा से ही प्रयास कर रहे थे गढ़वाल से गोरखों को भगाने का और अंततः उनकी जो मदद है वो लॉर्ड हेस्टिंग ने की है, जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल हैं। युद्ध के उपरांत 1815 में अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर कब्जा कर लिया तथा 8 मई 1815 को ई गार्डनर को कुमाऊं का पहला डिवीजन आयुक्त यानी कि कमिश्नर तथा जॉर्ज विलियम ट्रेल को उनका सहयोगी बनाया गया। देखिए फ्रेंड, कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो ई गार्डनर था, एडवर्ड गार्डनर। इसको कब बनाया गया? तो 8 मई 1815 को। तो इनका जो सहायक था कौन बनाया गया? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल, जो कि कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर बनते हैं। पहले कौन थे? ई गार्डनर थे। सन 1817 ईस्वी में कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर डब्ल्यू ट्रेल ने कुमाऊं का दूसरा भूमि बंदोबस्त करवाया था, जो राजस्व बंदोबस्त होता है। पहला किसने करवाया था? गार्डनर ने करवाया था 1815 के अंदर, जबकि दूसरा करवाया है विलियम ट्रेल ने 1817 में और विलियम ट्रेल ने ही गढ़वाल में किया था 1816 में। लगभग 10.5 वर्षों के अंतराल के बाद अप्रैल 1815 में सुदर्शन शाह के नेतृत्व में परमार वंश की सत्ता पुनः स्थापित हुई, यानी कि परमार का जो शासन था वो पुनः स्थापित किया है सुदर्शन शाह ने। इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी ले जाने के लिए दिसंबर 1815 में टिहरी राज्य की नींव रखी है। तो टिहरी नगर की स्थापना कब की गई? तो 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, टिहरी गढ़वाल में परमार वंश की सत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए 4 मार्च 1820 को अंग्रेजों के साथ एक संधि की गई, यानी कि टिहरी पर ऑफिशियली परमार वंशों का शासन तब माना गया जब 4 मार्च 1820 को टिहरी नरेश और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है। उसी के बाद अंग्रेज ये मानते हैं कि जो टिहरी वाला क्षेत्र है वो परमार राजवंश के शासकों का है। नेक्स्ट है, टिहरी में राजप्रसाद यानी कि जो महल है, पुराना दरबार का निर्माण 1848 में कराया गया था। सुदर्शन शाह ने करवाया था और सन 1824 में रवाई को भी टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। जो रवाई परगना था उसको टिहरी में कब शामिल किया गया? तो 1824 में शामिल किया गया। दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में अंग्रेजी सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधि कुमाऊं कमिश्नर को बनाया गया, यानी कि 1842 तक जो टिहरी रियासत में अंग्रेजी सरकार का एक प्रतिनिधि होता था वो कुमाऊं कमिश्नर ही होता था, यानी कि टिहरी रियासत के किसी भी कार्य में ये हस्तक्षेप कर सकता था। नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह 1859 में गद्दी पर बैठे और इन्होंने मात्र 12 वर्ष शासन किया और दिसंबर 1871 में इनकी भी मृत्यु हो गई। तो दूसरे कौन थे? भवानी शाह थे। जो तीसरे शासक बनते हैं भवानी शाह की मृत्यु के बाद प्रताप शाह। इनके बहुत सारे कार्य हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इनके टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इन्होंने 1871 से लेकर 1886 के मध्य शासन किया है, 1871 से लेकर 86। तो इन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। टिहरी में नया दरबार यानी कि जो राजप्रसाद महल है वो बनाया था 1880 से 81 के मध्य। टिहरी में अस्पताल की स्थापना और अपने नाम पर एक नगर बसाया था प्रतापनगर 1877 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, प्रतापनगर की स्थापना कब हुई? 1877 में। सन 1886 में प्रताप शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे थे और कीर्ति शाह ने 1886 से लेकर 1898 तक अपनी माता गुलेरिया के संरक्षण में कार्य किया, यानी कि उस समय अल्प आयु के थे, कम उम्र के थे, तो अपनी माता गुलेरिया के संरक्षण में कार्य किया।
अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1896 से लेकर 1913 तक इन्होंने शासन किया है और 98 में इन वास्तविक शक्ति प्रदान की गई। अंग्रेजों ने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया की इन्हें उपाधि दी, यानी कि कीर्ति साको उपाधि दी। 1901 में कीर्ति साको नाइट कमांडर की उपाधि दी। सन 1900 में जब ये ब्रिटेन गए, लंदन गए, तो 11 तोपों की वहाँ पर सलामी देकर इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये सारे कार्य हैं कीर्ति शाह के समय। और कीर्ति शाह संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषाओं के जानकार भी थे और इनके समय बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे कि पहली बार टिहरी में बिजली की व्यवस्था कीर्ति शाह ने की है। जो प्रताप शाह ने स्कूल बनाया था उसको हाई स्कूल बनाया है कीर्ति शाह ने। टिहरी में हीविट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कीर्ति शाह ने की है और टिहरी में कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना भी कीर्ति शाह ने की है। टिहरी में प्रेस और वेधशालाओं की स्थापना भी कीर्ति शाह ने की है और उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी कीर्ति शाह ने की है। तो ये सारे कार्य कीर्ति शाह के हैं। इसके अलावा इन्होंने हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार किया था और अपने राइट अंग्रेज़ों को बेचकर फिर अंग्रेज़ों का उस पर नाम आता है। 25 अप्रैल 1913 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र नरेंद्र शाह शासक बनते हैं। देखिए फ्रेंड, कीर्ति शाह के समय जो स्वामी रामतीर्थ थे वो उत्तराखंड आते हैं, इनके दरबार में आते हैं। तो कीर्ति शाह इन्हें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन या विश्व धर्म सम्मेलन में जापान भेजते हैं 1903 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद अगस्त 1913 में इनके पुत्र नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठते हैं और अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट कर्नल, सर, KCSI ये सारी उपाधियां नरेंद्र शाह को दी हैं। कीर्ति शाह को भी दी थी, इन्हें भी दी हैं। और 1921 में नरेंद्र शाह क्या करते हैं, टिहरी के स्थान पर राजधानी नरेंद्रनगर का निर्माण करते हैं और 1925 में अपनी राजधानी टिहरी से लाते हैं नरेंद्रनगर। नरेंद्रनगर को मैदान से जोड़ने के लिए सड़क एवं पुलों का निर्माण नरेंद्र शाह करते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई विद्यालयों की ये स्थापना करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टिहरी के अंदर इन्होंने बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं, जिस कारण इनको गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहते हैं। गढ़वाल का शेरशाह सूरी। जब रवाई कांड होता है 30 मई 1930 को चक्रधर जुयाल गोलियां चलवाते हैं और श्रीदेव सुमन जब शहीद होते हैं 25 जुलाई 1944, तो ये सारी घटनाएं भी नरेंद्र शाह के समय की हैं, यानी कि इस समय जो शासक थे नरेंद्र शाह थे। और नरेंद्र शाह के बाद 1946 में इनके पुत्र मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत स्वतंत्र हो जाने के कारण राज्य में उठ रही मांग को देखते हुए जो मानवेंद्र शाह है, इन्होंने 21 अगस्त 1946 को राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को मान्यता प्रदान की और परिणाम स्वरूप फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में 4 सदस्यीय प्रजामंडल द्वारा 1 सदस्य टिहरी नरेश द्वारा मनोनीत किए गए। तो अंतरिम सरकार का टिहरी में गठन कब किया गया, तो फरवरी 1948 में किया गया। और प्रजामंडल को कब मान्यता दी गई, तो 21 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार के गठन के लगभग 17 महीने बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है और यह उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया जाता है। यानी कि जब टिहरी का भारत में विलय हुआ और टिहरी को यूपी के 50वें जिले के रूप में यहाँ पर गठित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परमार राजाओं के काल में मानवोदय काव्य जो मानसा के समय भरत कवि ने लिखी है, गढ़ राजवंश काव्य जो कवि मौलाराम ने लिखी है, सुदर्शनोदयम काव्यम कवि कुमुदानंद ने लिखी है। तो ये सारे ग्रंथ पंवार राजवंश की जानकारी देते हैं, इन्हीं के समय ये लिखे गए हैं। इनमें से जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो मानवोदय काव्य है, जिसकी रचना कवि भरत ने की है और राजा मानसा के समय इसकी रचना हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सुदर्शन शाह थे इन्होंने सूरत कवि नाम से अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से मुख्य सभासार है जिसको 7 खंडों में ब्रज भाषा में लिखा था। ये क्वेश्चन पुलिस में भी आया था, सुदर्शन शाह ने सभासार किस भाषा में लिखी है, तो ब्रज भाषा में लिखी है। तो फ्रेंड, ये थे परीक्षावाणी के अंतर्गत जो दिए गए पंवार वंश हैं या टिहरी रियासत है उनसे संबंधित जो तथ्य थे। और इसमें जो लास्ट पंवार या परमार वंश का जो प्रशासन है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पंवार शासन में जो शीर्ष पर होता था वो गणनरेश यानी कि शासक होता था। राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं नीतियों के निर्धारण का कार्य वजीर या दीवान करते थे, यानी कि जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, नीतियाँ कौन बनाते थे, वजीर या दीवान। जो गणनरेश के पश्चात शीर्ष पदाधिकारी होते थे, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट ये होती थी। जो राज्य था यानी कि रियासत थी उसको थानों में विभक्त किया गया था और थानों को परगनों में विभाजित किया गया था। परगने पट्टियों में विभाजित होते थे और पट्टियाँ गाँव में विभाजित होती थी। कुछ इस प्रकार से विभाजित होते थे। राज्य का सर्वोच्च शासक राजा होता था। राज्य को थानों में बांटा जाता था। थाने का शासक थानेदार होता था।
थानों को परगने में बांटा जाता था। परगने का शासक सुपरवाइजर या कानूनगो होता था। परगने पट्टियों में विभक्त होते थे और पट्टियों का शासक पटवारी होता था। और पट्टियाँ ग्राम में विभक्त होती थी तो गांव का शासक ग्राम प्रधान होता था। तो ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासन को इस हिसाब से यहाँ पर बांटा गया था। और गढ़राज्य यानी कि गढ़वाल के अंदर जो शीर्ष मंत्री होता था, सबसे बड़ा मंत्री मुख्तार कहलाता था, उसका नाम मुख्तार होता था। और इनकी जो सेनाएं थी 3 पलटनों में विभक्त थी। एक तो सलाण, दूसरी बदाण और तीसरी लोहवा। तो 3 पलटनें गढ़वाली सैनिकों की थी, सलाण, बदाण और लोहवा। एक पद और था धर्माधिकारी, जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता था। इसके लिए मोलाराम ने ओजागुरु शब्द का भी प्रयोग किया है। तो मोलाराम ने ओजागुरु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता था धर्माधिकारी। इसके अलावा चौबदार होता था। चौबदार राजा के साथ चांदी का जो डंडा होता है या दंड होता है उसको लेकर चलता था। धूलिपाथा जैसे कि एक नापतोल की पैमाना है, सभी लोग जानते हैं, जिसका प्रारंभ अजयपाल ने करवाया था, जिस कारण इसको अजयपाल का धूलिपाथा भी कहते हैं। नेक्स्ट है पंवार काल में जो भू राजस्व की दर थी, यानी कि जो भूमि कर था वो उपज का 1/3 था, यानी कि 1/3। 3 में से 1 पार्ट राजकोष में जमा कराना होता था और इसी 1/3 को तिहाड़ नाम से जाना जाता था। तो टिहरी में तिहाड़ क्या था? तो एक भू राजस्व की दर थी जो कि उपज का 1/3 था। गढ़ देश में आय का प्रमुख स्रोत की बात करें तो सिरती या भूमिकर था, यानी कि जिससे राज्य चलता था या अर्थव्यवस्था चलती थी। जबकि लोहे एवं तांबे की खानों से राज्य की सर्वाधिक आय प्राप्त होती थी। प्रमुख साधन तो सिरती और भूमिकर था, जबकि सबसे ज़्यादा जो इनकम आती थी वो लोहे और तांबे की खानों से आती थी। इसके अलावा एक टैक्स और था पौंड टूटी। तो पौंड टूटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स था, यानी कि आयात निर्यात कर था, सामान को राज्य से बाहर बेचना या राज्य के बाहर से अंदर खरीदना, तो इस पर लगाया गया था पौंड टूटी। और एक इसमें लास्ट पॉइंट है, एक पद होता था सुपकारपति, जो कि राजकीय भोजन का प्रभारी होता था, यानी कि जो भोजनालय होता है वहाँ का जो प्रमुख होता था, यानी कि किचन प्रमुख जो होता है उसी को सुपकारपति कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे आधुनिक काल, जिसमें हम गोरखे और अंग्रेज़ों को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लास में जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।